और उसकी आंख फोड़ दी गई गोरी के द्वारा। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूकमती चौहान। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इतिहास में इतिहासकारों के अनेक विवाद रहे हैं इसके ऊपर कि इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था या पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन इस वीडियो के बाद सारे के सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, सारे आपके मिथ दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान है। मोहम्मद गौरी का पहला अटैक होता है 1191 में और दूसरा 1192 में। तरह इनके दो युद्ध लड़े जाते हैं इसके अंदर, 1191 और 1192। इन दोनों युद्धों के ऊपर बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहता है हमेशा। इसको समझते हैं अच्छे से। मोहम्मद गौरी आता है भारत में 1175 से लेके 1206 तक। ये शशबानी तुर्क था जो अफगान के गौर नामक स्थान से आया था। जैसे मोहम्मद गजनी गजनी जगह से आया था, वैसे ये अफगान में गौर नामक जगह से आया था। ये यामिनी वंश था। जैसे मोहम्मद गजनी गजनी वंश से आया था, वैसे ये यामिनी वंश से आया था। 1175 में प्रथम आक्रमण करता है। ये मुल्तान के ऊपर है। मुल्तान में मुसलमान होते हैं, करमाथी जाति के, उनके ऊपर आक्रमण करता है ये। और 1178 में गुजरात में आक्रमण करता है भारत पर, प्रथम आक्रमण, और इसमें पराजय हो जाती है इसकी। गुजरात में होता है चालुक्य वंश का भीमद्वित्य। चालुक्य वंश का भीमद्वित्य इसको मारने ही वाला था, बट इसकी मम्मी मना कर देती है, बोलती है इसको छोड़ दे, और ये हंस के छोड़ देता है इसको, गौरी को। और गौरी वापस भाग जाता है फिर अफगान में। 1179 में सिंधु है कश्मीर के ऊपर आक्रमण करता है। इस समय दिल्ली पर चौहान वंश चल रहा था। चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज तृतीय, और इसका दरबारी कवि था चंद्रप्रदायी। ये दोनों दोस्त थे एक दूसरे के। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है 1191 में, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान जीत के इसको हरा के घुटनों पे बिठा के वापिस अफगान भेज देता है और ये अफगान भाग जाता है और युद्ध की तैयारी करने लग जाता है ये 1191 के अंदर। इस समय यूपी के कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासक चल रहा था। इसी समय युद्ध के जस्ट बाद यूपी के कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासक चल रहा था और गढ़वाल वंश का राजा था जयचंद, और जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता। और पृथ्वीराज चौहान क्या चाहता था कि मेरी शादी संयोगिता से हो। ये प्रस्ताव ये इसके जयचंद के पास रखता है कि मेरी शादी ऐसे ऐसे संयोगिता से होनी चाहिए। लेकिन जयचंद मना कर देता है इसको और बोलता है नहीं, मैं तेरे साथ नहीं करवाऊंगा शादी। और इसी समय जयचंद एक स्वयंवर का आयोजन करवाता है, जिसमें सारे राजाओं को बुलाया जाता है भारत से संयोगिता को पसंद करने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता और पृथ्वीराज चौहान का पुतला ऐसे बना के खड़ा कर दिया जाता है गेट के द्वार के ऊपर। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है तो ये पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेके भाग जाता है। अब जयचंद क्या करता है, जयचंद एक लेटर लिखता है गौरी के पास में, ऐसे ऐसे मेरी बेटी को लेके भाग गया है, तू अब की बार मैं तेरी सपोर्ट से लड़ूंगा, तेरी सहायता करूंगा और हम दोनों मिलके इसको पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे। जैसे ये फरमान पहुंचता है गौरी के पास तो गौरी के वो मंत्री होते हैं, वो कहते हैं नहीं महाराज, ये इनकी चाल है हिंदुस्तानियों की। तब मोहम्मद गौरी कहता है भाई चाल नहीं है ये, कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए इतने घटिया शब्द यूज नहीं करेगा। फिर मोहम्मद गौरी तैयारी करता है कि हाँ अब की बार हिंदुस्तान चलेंगे, पृथ्वीराज चौहान के साथ दूसरा युद्ध लड़ेंगे। अब होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। गौरी के सपोर्ट में होता है अब की बार ये जयचंद राजा, हिंदुस्तान का ही राजा, और पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होती है जिसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को यहीं पे मार दिया जाता है। लेकिन इसका दरबारी कवि था चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी क्या लिखता है, इनकी प्रशंसा लिखता है। इनका दरबारी कवि यही काम होता था, राजा की प्रशंसा लिखते रहते थे ये। दरबारी कवि चंद्रप्रदायी क्या लिखता है, पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं, यहां से ले गया अफगान, अफगान में हम दोनों को ले गया गौरी, और वहां पे पृथ्वीराज चौहान को सेम टू सेम वैसे ही घुटने पे बैठाया जैसे पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बैठाया था। अब अफगान में चले गए गौरी नाम की जगह पे। अब पृथ्वीराज चौहान को घुटने पे बैठने के लिए कहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बैठा नहीं घुटनों पे और आंख दिखाता रहा गौरी को। ये बात सारी ये लिखता है चंद्रप्रदायी, ठीक है। और उसकी आंख फोड़ दी गई गौरी के द्वारा। गौरी इसकी आंख फोड़वा देता है पृथ्वीराज चौहान की और इनको कैद में डाल देता है। दोनों के दोनों कैद में होते हैं। तब वहां पे खेलों का आयोजन करवाया जाता है तीरंदाजी का। तो चंद्रप्रदायी एक स्टोरी बनाता है, फिर दोनों के दोनों प्लान बना के ये कहते हैं कि इसको आते थे शपथ वेद दीवान पृथ्वीराज चौहान को। चंद्रप्रदायी फिर मोहम्मद गौरी तक ये संदेश पहुंचवाता है कि हमारे अंधे राजा पृथ्वीराज को भी तीरंदाजी में भाग लेना है, क्या आप भाग लेने दोगे हमको? फिर गौरी कहता है हाँ ठीक है भाई, तुम भी ले सकते हो भाग। और फिर ये दोनों के दोनों मैदान के अंदर खड़े होते हैं ऐसे, पृथ्वीराज चौहान और
चंद्रप्रदायी, यहाँ पे होता है मोहम्मद गोरी। चंद्रप्रदायी एक दोहा लिखता है तब, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूक मत। यहाँ से ता का मतलब होता है छत, और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान तीर चलाता है और मोहम्मद गोरी की आंख में मारता है, और मोहम्मद गोरी की यहीं पे डेथ हो जाती है, और फिर इसको भी मार दिया जाता है। लेकिन इतिहासकार इस स्टोरी को नकारते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जिस समय युद्ध लड़ रहा है उस समय डायरी कैसे लिख सकता है? ये सारी की सारी चीजें, उसको तभी मार दिया गया था, तो लिख कैसे सकता है ये? दूसरी चीज इसको नकारते हैं 1194 में चंदवार का युद्ध, क्योंकि गोरी अब जिंदा है यहाँ पे 1194 में चंदवार के युद्ध में, तो ये सारी की सारी स्टोरी काल्पनिक मानी गई है। और तीसरे सबूत मिलते हैं इसके 1206 में गोरी की मृत्यु। अगर गोरी यहीं पे मर गया था तो 1206 में किसको मार दिया फिर इन्होंने? इसलिए इस पूरी स्टोरी को काल्पनिक रखा गया है। इसी के ऊपर एक अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी अभी, पृथ्वीराज चौहान, जो पूरी पूरी फ्लॉप गई थी, इसी वजह से फ्लॉप गई थी। इस युद्ध के बाद आगे देखते हैं, अब स्टोरी को भूल जाओ, पूरी पूरी स्टोरी को। भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना हो जाती है 1192 थी। 1194 में चंदवार का युद्ध लड़ा जाता है गोरी और जयचंद के बीच में। अब जयचंद कहता है गोरी से कि आपने कहा था भारत से जीत के वापिस चला जाऊंगा इसको हरा के, पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन गोरी जाता नहीं है। चंदवार के युद्ध में इससे जयचंद से ही लड़ता है और जयचंद को भी मार देता है 1194 में। गोरी के साथ में 4 गुलाम आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोचा, कुबाचा, ये दोनों तरह इनका तीसरा युद्ध लड़ेंगे 1215 में, यलदोचा और कुबाचा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करेगा 1206 से लेके 1290 तक। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया था। अब 1194 से लेके 1206 तक गोरी इन चारों गुलामों को भारत में छोड़ के चला जाता है अफगान के अंदर, अफगान में रहता है। 1206 में गोरी वापस भारत आता है, भारत में इल्तुतमिश को लेके आता है अब की बार। और जो वापस जा रहा था ना भारत से कश्मीर की तरफ जाता है, तो वहां पे जाट आक्रमण कर देते हैं इसके ऊपर, मोहम्मद गोरी के ऊपर, इसको घायल कर देते हैं। लेकिन वहां से इल्तुतमिश लेके निकल जाता है इसको, इल्तुतमिश भी घायल हो गया था और मोहम्मद गोरी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन दोनों बच के निकल जाते हैं वहां से। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश को गुलाम की प्रथा से, दास प्रथा से मुक्त कर देता है इल्तुतमिश को, और बोलता है अब तू गुलाम नहीं है मेरा, अब तू जा सकता है कहीं पे भी। और तभी इसकी डेथ हो जाती है 1206 में मोहम्मद गोरी की। जैसे ही 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, इतिहास को 2 भागों में बांट दिया जाता है आसान बनाने के लिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश आता है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1290 तक। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक। तुगलक वंश के बाद आता है शेद वंश 1414 से 1451 तक, और 1451 से 1526 तक रहता है लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश। और इब्राहिम लोधी के साथ में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है, यहाँ से शुरू होता है फिर मुगल काल 1526 से लेकर 1857 तक। मुगल काल की स्थापना करता है बाबर 1526 से 1530। बाबर के बाद आता है उसका बेटा हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक रहता है, लेकिन शेरशाह सूरी उसको आक्रमण करके भगा देता है। फिर आता है 1555 में वापिस और 1556 में डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है इसका बेटा अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक। जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1658 तक। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। इसके बाद 5-6 उत्तरवर्ती मुगल काल आते हैं जो बिल्कुल नालायक होते हैं, और लास्ट मुगल काल होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसी के साथ में पूरा मुगल काल खत्म हो जाता है, और इसके बाद शुरू होएगा आधुनिक भारत। अब गौरी के बाद देखेंगे हम गुलाम वंश को 1206 से लेकर 1290 तक। नेक्स्ट वीडियो में पूरा गुलाम वंश पढ़ेंगे। अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हो भाई तो लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो। और पीछे की भी पूरी सीरीज देखना चाहते हो तो मैंने पूरी हिस्ट्री को, पीछे वाली हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके आप वॉच आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई।